The Tatas How a Family Built a Business on a Nation। टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस फेनोमेनल सक्सेस का राज क्या है? कैसे उनका सफर शुरू हुआ? टाटा कल्चर क्या है? नाम, पावर, पैसा और सक्सेस, टाटा के पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी बिलियनियर्स से अलग बनाता है? आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब और बाकी और भी बहुत सी बातें आप इस बुक में पढ़ेंगे। नुस्सेरवान ऑफ नवसारी। टाटा ग्रुप की शुरुआत एक इंसान ने की थी जिनका नाम था नुस्सेरवान। 1822 में जब उनका जन्म हुआ था तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुस्सेरवान सारी दुनिया में राज करेगा। वो बहुत अमीर आदमी बनेगा, लेकिन नवसारी में पैदा हुआ हर एक बच्चा अच्छी किस्मत लेकर ही पैदा होता था। लेकिन नुस्सेरवान टाटा औरों से अलग थे, क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया था, जैसा कि उन दिनों रिवाज था। नुस्सेरवान टाटा की भी बचपन में ही शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया। वो 1839 में पैदा हुआ था। नवसारी के ज्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। उनके लिए उनका गांव ही उनकी पूरी दुनिया था। लेकिन नुस्सेरवान डिफरेंट थे। वो मुंबई जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। वो अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गया हो। नुस्सेरवान ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था। उनके सपने काफी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर आए। अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी ले गए। मुंबई जाकर उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। नुस्सेरवान अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। फिर कुछ ही सालों बाद जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। नुस्सेरवान चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया। हांगकांग जाकर जमशेद जी ने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर के बिजनेस शुरू किया और इस तरह टाटा कॉटन और ओपियम के डीलर बन गए। नुस्सेरवान जी का एक ब्रदर इन लॉ भी हांगकांग में ओपियम का डीलर था। उसका नाम था दादा भाई टाटा। दादा भाई टाटा का बेटा रतनजी दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद जी से 17 साल बड़ा था। आरडी एक ओपियम डीलर था, साथ ही वो परफ्यूम्स और पर्ल्स का भी बिजनेस करता था। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाता रहता था। आरडी को बिजनेस पर्पस के लिए फ्रेंच आनी जरूरी थी, इसलिए जमशेद जी ने उसके लिए एक फ्रेंच टीचर रखा। लेकिन आरडी को ना सिर्फ फ्रेंच पसंद आई बल्कि उसे टीचर की बेटी से भी प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था सुजाने। आरडी एक विडो था और उम्र में सुजाने से बड़ा भी था, फिर भी सुजाने को आरडी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजर्वेटिव पारसी कम्युनिटी सुजाने को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने सुजाने को बोला कि वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। सुजाने पारसी बनने को रेडी थी, उसने कन्वर्ट कर लिया और अपना नाम बदलकर सुनी रख लिया। आरडी और सुनी के 5 बच्चे हुए। उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था, जिसे सारी दुनिया ज़ेआरडी के नाम से जानती है। टाटा फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो लोग चाइना और यूरोप को ओपियम और कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में चाय, टेक्सटाइल और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने शंघाई में अपना सेकंड ऑफिस खोल लिया था। जमशेद जी ने ही यूरोप में टाटा बिजनेस को यूरोप में एस्टेब्लिश किया था। उस टाइम पैसेंजर एयरलाइंस नहीं होती थी, इसलिए उन्हें शिप से ट्रेवल करना पड़ता था। तब क्रूज शिप्स भी नहीं चलते थे, इसलिए लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रेवल करते थे। इनफैक्ट जमशेद जी को कभी कभी लाइवस्टॉक के साथ भी ट्रेवल करना पड़ता था। चिकन्स, पिग्स, गोट्स वगैरह को फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन जमशेद जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया, जानवरों की बदबू, लॉन्ग जर्नीज और सी सिकनेस, सब कुछ, क्योंकि उनकी नजर अपने गोल पर थी। उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलना। ए मैन हू सॉ ड्रीम्स। इंग्लैंड जाकर जमशेद जी ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा। अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे। 1873 में जमशेद जी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और वीविंग मिल खोली। उस जमाने में ज्यादातर बिजनेसमैन बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खोलते थे, लेकिन जमशेद जी ने नागपुर सिटी चूज की जो कॉटन फार्म्स के नजदीक थी।
जमशेद जी ने इंग्लैंड से बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी ऑर्डर की और मशीनरी ऑपरेशन के एक्सपर्ट भी हायर किए। अपनी इस नए बिजनेस का नाम उन्होंने एम्प्रेस मिल्स रखा था। लेकिन मिल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आरामपंसद ज्यादा थे, जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे। लेकिन नागपुर में रोज सिर्फ 80% लोग ही काम पर आते थे। लोग छोटी छोटी बातों पे छुट्टी मार लेते थे। ऐसे में एम्प्लॉइज को पनिशमेंट देने के बजाय जमशेद जी ने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहे कि पेंशन प्लान निकाला, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की जिंदगी आराम से चल सके। जमशेद जी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की। अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसे और उसकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंस मिल सके। वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज कराते थे, जहां पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश, रिस्ट वॉचेस या गोल्ड चेन्स मिलती थी। ये जमशेद जी के इनोवेटिव आइडियाज का ही कमाल था, जो एम्प्रेस मिल के वर्कर्स अपने काम को लेकर और ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगे थे और उनके वर्क एथिक्स में भी काफी चेंजेस आए थे। इस तरह के पेंशन प्लान और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और उस टाइम में तो इंग्लैंड में भी वर्कर्स को इस तरह की फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। जमशेद जी के इस इनिशिएटिव से न सिर्फ उनके गुडविल नेचर का पता चलता है, बल्कि ये भी जाहिर होता कि वो दूर की सोचते थे। और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। एम्प्रेस मिल टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी। ये मिल पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जमशेद जी की हमेशा तारीफ होती रही, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करते थे। बैप्टिज्म बाय फायर। जेआरडी फ्रांस में पला बढ़ा था। ये 1925 की बात है, जब उसने टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। उन दिनों बॉम्बे हाउस नया नया बना था। उसके फादर आरडी ने उसे जॉन पीटरसन से इंट्रोड्यूस कराया, जो टाटा स्टील का मैनेजिंग डायरेक्टर था। पीटरसन जेआरडी का मेंटर बन गया। कुछ महीनों बाद जेआरडी को जमशेदपुर भेजा गया, जिसे इंडियन इंडस्ट्री का मक्का कहा जाता है। टाटा की पहले से वहां पर एक फैक्ट्री थी। जेआरडी को हर डिपार्टमेंट में एक दिन स्पेंड करना था और देखना था कि वहां पर कैसे काम होता है। जब गर्मियां आई तो आरडी बाकी फैमिली के साथ फ्रांस चले गए। वो लोग गर्मी की छुट्टियों में फ्रांस के अपने हॉलिडे होम जाते थे, लेकिन जेआरडी को उनके फादर ने ट्रेनिंग के लिए जमशेदपुर में रहने को बोला। आरडी उस वक्त तक 70 साल के हो चुके थे। एक रात उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें डांस करने को बोला। आरडी उठकर डांस करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही थक कर बैठ गए। उन्हें सीने में हल्का सा दर्द उठा और वो कोलैप्स हो गए। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। आरडी की उसी वक्त डेथ हो गई थी। डॉक्टर को बुलाने तक मौका तक नहीं मिला। आरडी, जिन्होंने जमशेद जी के साथ टाटा बिजनेस खड़ा किया था, अब इस दुनिया से जा चुके थे। जेआरडी के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी। अपने 4 भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पर थी। एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने ये था कि आरडी की कंपनीज डूब रही थी और उन पर काफी कर्ज था। जेआरडी को अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी। उन्होंने सुनीता हाउस, पुणे वाला बंगला और फ्रांस का हॉलिडे होम बेच दिया। जेआरडी और उनके भाई बहन ताज महल होटल में जाकर रहने लगे। फैमिली बिजनेस चलाने के लिए जेआरडी ने अपनी फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ दी और उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ी, क्योंकि फ्रेंच उनकी नेटिव लैंग्वेज थी। 1973 में बोर्ड मेंबर्स ने जेआरडी को टाटा एम्पायर का लीडर डिक्लेयर कर दिया। द बर्ट वे मौतका रोल्स रॉयस इंग्लैंड की है, मर्सिडीज बेंज जर्मन कार है और फोर्ड अमेरिकन, टोयोटा जापान की है और वोल्वो स्वीडन की। उन दिनों कोई भी कार इंडिया में नहीं बनती थी। टेल्को ने ट्रक्स बनाने शुरू किए और इसी से रतन टाटा ने टाटा सिएरा और टाटा एस्टेट 2 गाड़ियां निकाली। लेकिन ये मॉडल्स इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही खरीद सकते थे। तब रतन टाटा को एक 100% इंडियन फैमिली कार बनाने का ख्याल आया। 1993 में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना प्लान अनाउंस किया। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया। रतन टाटा का अगला स्टेप था टेल्को में एक इंजीनियरिंग टीम क्रिएट करना, मगर कई लोगों को डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और सेकंड, लोगों को लगता था कि इंडिया में फैमिली कार की कोई मार्केट नहीं है। और थर्ड, क्या वाकई में कोई कार 100% इंडियन हो सकती है? लेकिन रतन टाटा एक विजनरी थे। वो ऐसी कार चाहते थे जिसमें 5 लोगों के बैठने लायक जगह हो,
क्योंकि आम इंडियन फैमिली काफी ट्रेवल करती है तो सामान की भी जगह होनी चाहिए और इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि इंडियन रोड्स पे सरवाइव कर सके। रतन टाटा काम में जुट गए। उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स चूज किए। 120 करोड़ रुपए उन्होंने सीएडी यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इन्वेस्ट किए। वैसे ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें पता था कि कार के बढ़िया डिजाइन के लिए सीएडी कितने काम आ सकती है। डिजाइन फाइनल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप था प्रोटोटाइप को रिप्रोड्यूस करना। रतन ने टेल्को फैक्ट्री के अंदर 6 एकड़ की जगह अलॉट कर दी। कई लोगों ने इस बात पे उनका मजाक भी उड़ाया कि रतन टाटा का एक पूरी तरह से इंडिजीनियस कार बनाने का सपना क्या सच में पूरा होगा। लेकिन वो रतन टाटा थे, उनके सोच भी बड़ी थी और सपने भी। उन्हें ये समझ आ गया था कि लोकल कार की डिमांड रहेगी और इसके लिए फैक्ट्री में एक काफी बड़ी जगह और टॉप क्वालिटी की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। रतन को निसान ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट लेकिन अनयूज्ड असेंबली लाइन के बारे में पता चला। जापानीज कार मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिटर्न पाने की बात से ही खुश हो गया था। रतन को ये सारी मशीनरी काफी लो प्राइस यानी कि 100 करोड़ में मिल गई। लेकिन अभी एक चैलेंज और बाकी था। उन्हें ये सारा असेंबली मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट करना था और ये काम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो उनके इंजीनियर्स को ये सारे पार्ट्स बड़े ध्यान से डिसमेंटल करने होंगे और लेबल्स के लेआउट को बड़ी ही केयरफुली स्टडी करना होगा ताकि उन्हें सीक्वेंस में असेंबल कर सके। फिर हर एक पीस को अच्छे से पैक करके इंडिया भेजना था। असेंबली लाइन का टोटल वेट करीब 14,800 था, जिसके लिए 650 कंटेनर्स लगे थे। ये सारी मशीनरी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में उन्हें करीब 6 महीने लगे। फाइनली असेंबली लाइन को टेल्को फैक्ट्री में सेट किया गया। ये 500 मीटर लंबा था और 450 रोबोट्स इस पर काम कर रहे थे। रतन टाटा पर्सनली विजिट करने आए। उन्होंने एक पार्ट देखा जिसे असेंबल करने के लिए एक इंजीनियर को अप एंड डाउन जाना पड़ रहा था। अगर फैक्ट्री में रोज की 300 कारें बनेंगी तो इसका मतलब था कि उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। रतन टाटा ने एक रोबोट को उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इस तरह की कमर तोड़ वाला काम करें, रतन टाटा बोले। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके कुछ इंजीनियर्स को हर रोज 500 मीटर की असेंबली लाइन के ऊपर से जाना पड़ता है, तो उन्होंने उन लोगों के लिए साइकिल्स ऑर्डर कर दी ताकि आने जाने में उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। 1998 के कार एग्जीबिशन में रतन टाटा ने खुद कार चलाई जो पूरी तरह से इंडियन मेक थी। दूसरी कार ब्रांड्स ने ब्रांडिंग के लिए खूबसूरत मॉडल्स को रखा हुआ था और उनके प्रोडक्ट्स रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले के लिए रखे गए थे। मगर टाटा वालों का स्टाइल सबसे अलग था। मेल मॉडल्स ने पगड़ी और फीमेल मॉडल्स ने साड़ी पहनी हुई थी। कुछ स्कूली बच्चे भी हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। उसके बाद रतन टाटा ने बड़े प्राउड से इंडियन कार में एंट्री की। एक आदमी ने कमेंट किया, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कोहिनूर गाड़ी में बैठ के आ रहा है। रतन टाटा ने अपनी इस नई कार का नाम रखा इंडिका। लॉन्च के 1 महीने बाद ही इंडिका ने 14% मार्केट शेयर पे होल्ड कर लिया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कई सारे यूनिट्स डिफेक्टिव निकल रहे थे। टाटा मोटर्स ने पूरे 500 करोड़ खर्च करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किया। उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर कस्टमर केयर कैंप खोले जहां कस्टमर्स फ्री में डिफेक्टिव पार्ट्स रिपेयर करवा सकते थे। रतन टाटा ने अपने सारे कस्टमर्स को यकीन दिलाया कि उनकी गाड़ियों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को अभी भी अपने देश की बनी हुई चीज पर डाउट था। लोग बोल रहे थे इंडिका देश में बनी है, इसलिए इसके पार्ट्स डिफेक्टिव निकल रहे हैं। आम जनता की राय से रतन टाटा को बेहद मायूसी हुई। फिर टाटा मोटर्स इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका 2.0 यानी इंडिका V2 लेकर आया और इस नई कार के साथ ही रतन टाटा ने ये प्रूव कर दिया था कि हम लोग भी 100% इंडियन लेकिन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कार बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये नया मॉडल पहले वाले से हर हाल में बेटर था। बीबीसी ने इसे बेस्ट कार का अवार्ड दिया। इसने कई सारे मार्केट सर्वे भी जीते। इस पॉइंट पे आके टाटा मोटर्स फुल फॉर्म में चलने लगी थी। रतन टाटा लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर हमें खुद पे यकीन है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो देश के यंग इंजीनियर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम इंडियन भी वर्ल्ड क्लास चीजें बना सकते हैं। वो सारे हिंदुस्तानियों को खुद पे यकीन रखना सिखाना चाहते हैं। रतन टाटा से पहले किसी ने भी एक फुली इंडियन मेड कार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा फहरा रहा है। द टाटा कल्चर, कैपिटलिज्म विद ए हार्ट।
टाटा कल्चर का मकसद सिर्फ चैरिटी करना नहीं बल्कि सोशल वेल्थ बिल्ड करना है। टाटा ग्रुप ये मानता है कि अगर कम्युनिटी ग्रो करती है तो बिजनेस भी ग्रो करेगा। 1982 में जमशेदजी ने कुछ लोकल डॉक्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी ताकि वो लोग इंग्लैंड जाकर हायर एजुकेशन ले सके। उन लोगों से जमशेदजी ने कहा, ये पैसा लोन समझ कर ले लो और बाद में धीरे धीरे वापस कर सकते हो। जमशेदजी ने ये भी बोला कि जो लोन मिलेगा वो पैसा दूसरे लोकल डॉक्टर्स के काम आएगा। और इस तरह जे.एन. टाटा एंडोमेंट फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस की नींव रखी गई और इन 100 सालों में करीब 5000 से भी ज्यादा लोगों को इंस्टीट्यूट ने बाहर जाकर स्टडी करने का मौका दिया है। और ये लोग खुद को जे.एन. टाटा स्कॉलर कहलाने में प्राउड फील करते हैं। तो टाटा ग्रुप बाकी बिजनेसेस से डिफरेंट कैसे है, जो अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं? क्योंकि टाटा ग्रुप का कभी भी ये गोल नहीं रहा कि वो दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बने। टाटा ने हमेशा ही लोगों को देने में यकीन रखा है। जब उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल खोली थी तो जमशेदजी ने कुछ ऐसा किया था जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी नहीं होता था। उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को पेंशन प्लान देने की एक नई शुरुआत की थी, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि सोसाइटी की भलाई में ही उनकी भलाई है। टाटा ग्रुप का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जमशेदजी ने हमेशा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। हमारे देश को बाहर से चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़ी, यही सोचकर उन्होंने एक स्टील प्लांट भी खोला था। उनका आर्टिफिशियल लेक एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो चाहते तो उस पैसे से कोई दूसरा बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इंडिया को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर में इंडिपेंडेंट होने की कितनी जरूरत है। उन्हें ये भी पता था कि कंट्री को इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की बेहद जरूरत है, इसीलिए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर एक साइंस इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। 1986 में जमशेदजी ने फंड जमा करने के लिए बॉम्बे में 4 लैंड टाइटल्स और 17 बिल्डिंग्स बेच दी थी। और इस तरह बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जन्म हुआ। दुनिया में कई और भी बिलियनियर्स हैं, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड और जॉन डी रॉकफेलर जैसे। ये लोग भी काफी चैरिटी वर्क करते रहते हैं, लेकिन टाटा की तो बात ही अलग है। ये लोग सिर्फ सोशल वर्क में यकीन नहीं करते, बल्कि ये लोग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। टाटा ग्रुप की हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे देश की हर सोशल प्रॉब्लम दूर हो। तभी तो टाटा ने हमेशा लोकल टैलेंट को ही प्रोमोट किया है, जबकि बाकी बिजनेस ग्रुप कॉस्ट कटिंग के लिए बाहर से लोग बुलाते हैं। लेकिन टाटा का मानना है कि हमें लोकल टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए और हमारी यंग जनरेशन की स्किल्स डेवलप करके ही हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं। तमिलनाडु के होसूर में गरीब लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी। ये लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे गुजारा करते हैं। इन लोगों के पास ना तो कोई खास स्किल है और ना ही पैसे कमाने का कोई जरिया। टाटा ने 1987 में होसूर में एक प्लांट खोला। टाटा चाहता तो इजीली बेंगलोर से स्किल्ड वर्कर्स हायर कर लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टाटा ग्रुप ने होसूर के 400 लोकल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जो 12 TH पास थे। इन 400 स्टूडेंट्स को बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इनमें से कई तो ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम किसी सिटी में जा रहे थे। इन लोगों को ट्रेनिंग देकर स्किल्ड बनाया गया और फिर होसूर फैक्ट्री में इन्हें काम पे रख लिया गया। शुरू में इन यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं था कि इन्हें करना क्या है या टाटा कौन है, लेकिन होसूर प्लांट का आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना सीखते हैं, जो कि टाटा का टाइटन वॉच ब्रांड है। द सर्च फॉर सक्सेस। टाटा ग्रुप के तीनों चेयरमैन काफी इन्फ्लुएंशियल तो है, एक दूसरे से काफी डिफरेंट भी है। जमशेदजी टिपिकल पारसी थे, शक्लो सूरत से भी और तौर तरीकों से भी, और वो दाढ़ी भी रखते थे जैसा कि उस टाइम पर पारसी मर्दों में कस्टम था। जे.आर.डी. टाटा डिफरेंट थे, वो एकदम फॉरेनर लगते थे और हमेशा सूट पहनते थे। वो क्लीन शेव रहते थे, इसलिए थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर भी देते थे। और रतन टाटा एक इंट्रोवर्ट है, वो काफी रिजर्व नेचर के हैं, लेकिन जेंटल और हम्बल है। तीनों का लीडरशिप स्टाइल भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। जमशेदजी देश की आजादी से कोई 1 सेंचुरी पहले पैदा हुए थे। उन्होंने जो सपना देखा था वो उनके जाने के बाद पूरा हो पाया था। जे.आर.डी. हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर की बात सोचते थे। उनका मानना था कि लोगों में इन्वेस्ट करो तो कंपनी ग्रो करेगी। वो समाज के छोटे बड़े हर क्लास को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। रतन टाटा मेथोडिकल है। इतने बड़े टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज को एक साथ एक कल्चर में रखना, ये उनका ही कमाल है। जब अपना सक्सेसर चुनने की बात आई तो रतन टाटा अपनी तरह एक मेथोडिकल और मेहनती आदमी चाहते थे।
1991 में वो 54 साल के थे जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप में एक जनरल रूल है कि कोई भी चेयरमैन 75 की एज के बाद पोस्ट पर नहीं रहेगा, तो इसलिए रतन टाटा ने 73 साल की उम्र से ही अपना सक्सेसर ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने 5 मेंबर्स की एक सिलेक्टिंग कमेटी बनाई जिसमें वो खुद भी शामिल थे। इस कमेटी के सारे मेंबर्स काफी सीक्रेटिव है। ये लोग कभी भी मीडिया से बात नहीं करते। हालांकि प्रेस के लोग अंदाजा लगाने में माहिर होते हैं और पॉसिबल सक्सेसर का नाम पता सामने आ ही जाता है। लेकिन बात जब सक्सेसर की आई तो रतन टाटा के अपने कुछ स्टैंडर्ड थे। टाटा ग्रुप काफी बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है जिसे कोई विजनरी, डेडिकेटेड और कमिटेड इंसान ही आगे ले जा सकता है। कोई ऐसा जो एरोगेंट और इगोइस्टिक ना हो। ये बात तो कंफर्म है कि सक्सेसर इंडियन ही होगा, क्योंकि टाटा की जो फिलॉसफी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो एकदम इंडियन है और टाटा को इस पर पूरा प्राउड भी है। ग्रुप को कोई ऐसा चाहिए जो 20 से 30 सालों तक काम कर सके, और एक इंसान है जिसमें ये सारी क्वालिटीज है और वो है साइरस परूजी मिस्त्री। टाटा ग्रुप का 18% साइरस की फैमिली का है। जगुआर लैंड रोवर और करूस स्टील कंपनी को टाटा के अंडर में लाने के पीछे साइरस ही मेन डिसीजन मेकर है। साइरस परूजी 43 साल के हैं, यानी वो ग्रुप को 20 से 30 साल और चला सकते हैं। रतन टाटा की तरह वो भी काफी माइल्ड नेचर के हैं और उन्हीं की तरह इंट्रोवर्ट भी। उन्हें भी पार्टी वगैरह में जाना ज्यादा पसंद नहीं है। सितंबर 2011 में कमेटी ने साइरस परूजी मिस्त्री को अपना सक्सेसर चुना। साइरस बॉम्बे की पारसी फैमिली से है। वो परूजी मिस्त्री के बेटे हैं जो एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट और एक बिलियनियर है। साइरस की मदर आयरलैंड से है। मिस्त्री फैमिली 100 सालों से भी ज्यादा टाटा ग्रुप का एक हिस्सा रही है। अफवाहों का दौर जल्द ही खत्म हो गया जब टाटा ग्रुप के नेक्स्ट चेयरमैन के तौर पर साइरस का नाम अनाउंस किया गया। हालांकि लोगों ने साइरस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाए। करता है खुद रतन टाटा पर लोगों को डाउट हुआ जब उन्होंने जेआरडी की जगह ली थी, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर खुद को प्रूव कर दिखाया था। अब साइरस परूजी का टाइम है कि वो खुद को प्रूव करे। द स्टॉर्म एंड द न्यू बिगिनिंग। टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टेटिस्टिक्स पर बेस्ड नहीं होते। टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटेग्रिटी की रही है। वैसे साइरस परूजी मिस्त्री डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। वो परफॉर्मेंस को नंबर्स से मेजर करते हैं। हर चीज को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है। साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उन बिजनेसेस को क्लोज करना जो अब प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था। उन्होंने बर्मुडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल की डील भी कैंसिल कर दी थी। न्यू चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, टूरिज्म, लेजर और डिफेंस जैसे कामों पर फोकस करना चाहते थे। साइरस परूजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस्ड रहकर रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एनुअल मीटिंग का। साइरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुनना चाहते थे। अपने इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए भी वो पूरी तरह तैयार थे। अभी इस सब की तैयारी चल ही रही थी कि साइरस ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स इवेंट से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है या उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। एक्चुअल एनुअल मीटिंग पर 2 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को देखकर साइरस थोड़ा हैरान हुए। एक थे नितिन नोहरिया, एक बोर्ड मेंबर, और दूसरे थे खुद रतन टाटा। साइरस जानते थे कि इस तरह के इवेंट्स में रतन कभी नहीं आते। ये एक कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद इंटरफेयर नहीं करते थे। साइरस को इस बात से काफी सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जल्दी ही नितिन नोहरिया ने एक अनाउंसमेंट की बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि साइरस मिस्त्री रिजाइन कर ले। पहले वाली मीटिंग का एजेंडा था उन्हें पोस्ट से रिमूव करना। रतन टाटा ने सिर्फ इतना बोला, सॉरी साइरस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मीटिंग में साइरस को बताया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स की मर्जी के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि साइरस पर अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। साइरस को हटाने का क्लियर रीजन क्या है ये कोई नहीं जानता। मीटिंग के सिर्फ 30 मिनट बाद ही ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी। हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में टाटा ग्रुप का ही नाम था। हर कोई साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बारे में अंदाजे लगा रहा था। कुछ लोगों ने बोला शायद उसने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस बेचे इसलिए उसे हटाया गया। कुछ का मानना था कि साइरस ने टाटा ट्रस्ट फंड को इग्नोर किया इसलिए उसे हटाया गया।
मगर रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने कोई भी बात कंफर्म या मना नहीं की। ये माना जाता था कि हर न्यू चेयरमैन 20 से 30 सालों तक लीड करेगा, लेकिन साइरस सिर्फ 4 साल ही पोस्ट पर रहे। उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक कंप्लेंट भी फाइल कर दी। साइरस ने टाटा ग्रुप पर अपने साथ हुई नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। खैर, जो भी हो, टाटा ग्रुप एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगा रहा। उन्हें जल्द ही नया प्रोस्पेक्ट मिला। नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ। वो एक आर्टिस्टिक और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। अपने करियर की शुरुआत से ही वो टीएससी में है। फरवरी 2017 में चंद्रशेखरन को ऑफिशियली टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया। जापानीज टेलीकॉम कंपनी डोकोमो ओपन पैरेंथेसिस डोकोमो क्लोज पैरेंथेसिस टाटा ग्रुप के अगेंस्ट एक लॉसूट करने जा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर के इंटरफेयर से ये इश्यूज रिजोल्व हो गया था। उनका स्टील बिजनेस यूरोप में घाटे में चल रहा था, तो चेयरमैन ने टाटा स्टील यूरोप को जर्मन कारपोरेशन के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने टाटा टेलीसर्विस भी एयरटेल को बेच दी थी। दिसंबर 2017 तक टाटा ग्रुप एक बार फिर से स्टेबल हो गया था। नटराजन चंद्रशेखरन अब टाटा ग्रुप को और आगे लेकर जाएंगे, यही उनसे उम्मीद है। कंक्लूजन, आपने टाटा ग्रुप के बारे में पढ़ा। आपने इस बुक में जमशेदजी, जेआरडी और रतन टाटा के बारे में भी पढ़ा। आपने इस बुक में एम्प्रेस मिल्स और इंडिका के बारे में पढ़ा। आपने यहाँ टाटा कल्चर की इंटेग्रिटी, गुडविल और सोशल वेल्थ के बारे में भी पढ़ा। टाटा बिजनेस को लेकर काफी इंटेलिजेंट और दूर की सोचने वाले लोग हैं, मगर वो अपनी एबिलिटी का यूज देश को हेल्प करने के लिए भी करते हैं। वो मानते हैं कि कम्युनिटी को हेल्प करना जरूरी है और लोगों की भलाई में ही कंपनी की भलाई छुपी है। शायद यही उनके सक्सेस का सीक्रेट हो। जितनी बड़ी टाटा कंपनी है, उनका पर्पस उनसे काफी बड़ा है। अगर आप टेल्को में इंजीनियर होते तो क्या आप रतन टाटा पे ट्रस्ट करते जब उन्होंने कहा था कि एक इंडिजीनियस कार इंडिया में बन सकती है? जब पहली वाली इंडिका फेल हुई थी तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल होते जिन्हें अपने देश की एबिलिटी पर डाउट है कि हम भी कोई पूरी मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं? खुद पे यकीन करो, यही लेसन रतन टाटा हर एक इंडियन को देना चाहते हैं। इंडिया में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज भी है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट में एक इंडियन सीईओ है। तो कौन कहता है कि इंडिया नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है? लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे यकीन रखना होगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। चाहे जो भी आपका करियर हो, खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। जब आप ये बिलीव करोगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आप एक ऐसी लाइफ जियोगे जहां कोई लिमिट नहीं होगी।